हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री कंसेप्ट। इसके पहले लेक्चर में आपने क्या सीखा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक 2 कैटेगरी में डिवाइड हुए थे। कौन सी 2 बेसिक कैटेगरी? ए साइक्लिक और साइक्लिक, मतलब नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। फिर नॉन साइक्लिक यानी ओपन चेन वाले थे, बट साइक्लिक थे, उसमें 2 कैटेगरी थी। साइक्लिक में 2 कैटेगरी कौन सी? तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। क्या फिर से बोलो तो? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब जो एलिसाइक्लिक यानी ओपन चेन वाले, सॉरी ए साइक्लिक यानी ओपन चेन वाले, फिर साइक्लिक, साइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में भी 2 सिखाए मैंने, चलो याद करो कौन से 2? तो एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, और एरोमेटिक में भी 2 सीखे हमने, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड और हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। इसमें 3 कैटेगरीज थी। अभी आज मुझे एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर करना है, वो है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज, OUS, होमोलोगस सीरीज ये क्या है वो सीखना है, ठीक है। होमो का मतलब पता है आपको? सेम। लोगस यानी प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ सेम होगा, कुछ कुछ डिफरेंट होगा। तो होमोलोगस सीरीज क्या है वो पहले समझ लेना है अच्छे से। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक होमोलोगस सीरीज अल्केन। कौन सी होमोलोगस सीरीज? अल्केन। क्योंकि आपने 10th में ये टॉपिक पढ़ लिया है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिर आपने अल्कोहल पढ़ा होगा, कीटोन, सबकी होमोलोगस सीरीज बनती है। तो ये होमोलोगस सीरीज है क्या वो एक बार सिखा दो। अब अल्केन सीरीज, तो अल्केन हम फिर से भी पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग में, लेकिन अभी हमें होमोलोगस सीरीज पढ़नी है तो अल्केन भी सीखे। जनरल फॉर्मूला सबको पता है, CnH2n+2। बोल नहीं जाओगे ना? CN जोर से बोल, फिर से बोल। यस। ये हम कैसे अल्केन की बात कर रहे हैं पता है? ओपन चेन अल्केन। और ओपन चेन मतलब साइक्लिक अल्केन की हम बात कर रहे हैं। ओपन चेन मतलब साइक्लिक अल्केन की बात कर रहे हैं। साइक्लिक अल्केन भी होता है, हमें साइक्लिक अल्केन नहीं पढ़ना है। अभी क्या सीखना है हमें? साइक्लिक अल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इसमें N क्या होता है वो बताओ? 10th में सिखा है ना? हाँ, तो N क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन कंपाउंड थोड़ी आएगा, कार्बन एटम आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। चलो, अब अगर मुझे सिर्फ एक ही कार्बन लेना है तो क्या सिखाया था कि कार्बन हैज ऑलवेज 4 चोटलीज। तो 4 चोटलीज मैंने लिख दी, और कार्बन के साथ उसके पीछे पीछे कौन घूमता है? तो हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन वो सॉन्ग आता है ना कार्बन के लिए, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो ये हाइड्रोकार्बन। अब इसका नाम तो पता होगा ना आपको, CH4। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि इसे मीथेन हम बोलते हैं, है ना? चलो, अब इसका नेक्स्ट मेंबर, ये सबसे पहला मेंबर है। नेक्स्ट मेंबर आपको पता है कौन है? इथेन है।
इसमें कितने कार्बन होंगे? C2H6। तो 2 कार्बन, चलो मैंने 2 कार्बन रख दिए ऐसे। 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? तो 4 वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। H H H H H H। अब इसको मैं कंडेंस करके लिखूं। ये कंप्लीटली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैं क्या कर रही हूँ? कंडेंस कैसे कंडेंस करूं बोलो? तो CH CH3 CH3 कंडेंस हो गया। और भी कंडेंस करना है तो C2H6 ये हो गया अपना इथेन। समझ गए? चलो तीसरा मेंबर कौन होगा? प्रोपेन। प्रोपेन कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन। 1 2 3 1 2 1 2 3। किसने पढ़ाया था तुझे 10th? जिग्नेश सर ने। तो ये हो गया। चलो इसको कंडेंस करके लिखो। तो CH3 CH2 CH3 ये क्या है? प्रोपेन है ना? क्या है ये? प्रोपेन। तो सब लोग स्टार्ट करके डेकेन तक लिखो। कहां तक? डेकेन तक लिखो। सब लोग स्टार्ट करके डेकेन तक लिखो। मैं भी लिखती हूं आपके साथ, आप भी लिखो। 1 2 3 4 कार्बन मैंने लिख दिए। हाँ, स्ट्रक्चर बनाने का है ना भाई। ये किसका फोन? तो CH3 CH2 CH2 CH3 हो गए। चलो जल्दी जल्दी, मैं आपको 10 मिनट नहीं 5 मिनट का टाइम दे रही हूं। आपको कहां तक लिखना है सबको? चलो बच्चों, अपने डेकेन तक लिखा होगा। तो डेकेन तक हमें नेक्स्ट लेक्चर में फिर से भी लिखना है, आप घर से भी लिख देना। मेरा टॉपिक क्या है आज का? होमोलोगस सीरीज। ये स्टार्ट कर दिया। तो होमोलोगस सीरीज बोलते किसको है? तो एक ध्यान से एक चीज देखो, ये मीथेन था, उसके बाद दूसरा मेंबर कौन था? इथेन, इसके बाद तीसरा मेंबर प्रोपेन, इसके बाद चौथा मेंबर ब्यूटेन। तो बच्चों इन दो फॉर्मूला में, मीथेन और इथेन के फॉर्मूला में कितना डिफरेंस है ये बताओ ना मुझे। 20%। इन दोनों फॉर्मूला में कितना डिफरेंस है वो बताओ। CH2 जितना डिफरेंस है। अर्पित कितना डिफरेंस है दोनों फॉर्मूला में? अच्छा, इथेन और प्रोपेन के बीच में देखो तो देखो CH3 भी है, ये CH3, ये भी CH3, एक्स्ट्रा कौन है? CH2। चलो चलो नेक्स्ट, प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में कितना डिफरेंस है? तो CH3 CH2 CH3 CH2 जितना डिफरेंस है। यानी क्या समझे आप? आप अपने जो समझे वो मुझे बताओ कि आप क्या समझे। होमोलोगस सीरीज किसको बोलेंगे? जिसमें CH2 का डिफरेंस। तो जिस सीरीज में टू सक्सेसिव मेंबर एक के बाद एक जो आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? CH2 जितना। तो चलो सब लोग मेरे साथ डेफिनेशन लिख दो कि किसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो अ सीरीज
of compounds having same functional group. अल्केन तो सारे अल्केन, अल्कीन तो सारे अल्कीन, लाइक इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे. अगर अल्कोहल तो सारे अल्कोहल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऐसे. तो अ सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप. सेम मन में मेमोराइज भी करते जाओ, इसलिए मैं स्लोली जा रही हूं. फिर से बोलो तो, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इन विच two successive member, in which two successive member, in which two successive members differ from CH2. Such series is known as homologous series. चलो फिर से डेफिनेशन बोलो तो जल्दी जल्दी कि अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप in which two successive members differ from CH2. तेरा ध्यान तुम दोनों का इधर होना चाहिए. अगर आपका ध्यान भटकेगा तो मेरा कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा. तो होमोलोगस सीरीज आया समझ में? चलो, मीथेन फॉर्मूला बताओ फास्ट. CH4. इथेन फॉर्मूला बताओ. C2H6. प्रोपेन C3H8. डिफरेंशिएट टू जितना, एक कार्बन इंक्रीज होता है तो दो हाइड्रोजन. ब्यूटेन तो एक कार्बन इंक्रीज करो तो C4, दो हाइड्रोजन तो H10. यानी कोई भी टू सक्सेसिव मेंबर के बीच में डिफरेंस कितना होगा? CH2 जितना होगा. डन. अब दूसरी बात, इसका मोलर मास निकाल के दो. तो कार्बन का मोलर मास 12, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का 4, तो कितना मास होगा इसका? 16. तो इसका कितना? 30. कैसे गिना? हाँ बट माइंड से कैसे? तो 12 2 24 और 6 30. बस बच्चों अभी तो सीखा कि मीथेन और इथेन के बीच में कितना डिफरेंस है. तो इन दोनों के मोलर मास के बीच में C12 + 2 14 जितना डिफरेंस होगा. तो कोई भी टू सक्सेसिव मेंबर जो भी है, इन दोनों के बीच में मोलर मास में कितना डिफरेंस होगा? 14 AMU जितना. आया समझ में? अगर ये 16 है तो ये सीधा 14 ऐड कर दो, तो ये सीधा 14 ऐड कर दो, कितना हो गया? तो इसमें सीधा 14 ऐड करो, कितना हो जाएगा? बोलो. 58. इसमें 14 डाल दो ना, 58. आया समझ में? तो ये चीज मुझे सिखानी थी आपको. क्लियर? यानी होमोलोगस सीरीज जो है उसके दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 जितना डिफरेंस है, तो फिर एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस आएगा? 14 AMU जितना. क्लियर? तो नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज? तो होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है बच्चों? कि सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा. सेम फंक्शनल ग्रुप. ठीक है? यानी अल्कोहल
तो सारे अल्कोहल की सीरीज होमोलोगस बनेगी। तो सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब क्या बच्चों? सफिक्स क्या होता है? जो मीथेन में ए एन ई, मीथेन में लास्ट में जो ए एन ई लगाया वो सफिक्स, यानी अल्केन था तो एन। आप अल्कीन पढ़े होंगे 10th में तो इन, और अल्काइन पढ़े थे तो आइन था ना। तो अल्केन के लिए एन सफिक्स था ना, अल्कीन के लिए इन था, और अल्काइन के लिए आइन था, अल्कोहल के लिए ऑल था, कीटोन के लिए ऑन था, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड था, यस और नॉट? ओइक एसिड था। तो ये सारे सफिक्स थे। प्रीफिक्स क्या होता है? सफिक्स यानी जो पीछे यूज करते हैं। मिथ प्लस एन, मीथेन, है ना। ईथ प्लस एन, इथेन। जो पीछे लगाओ ना वो सफिक्स, और आगे डालो वो प्रीफिक्स। ठीक है। नाइट्रोमीथेन, नाइट्रो इथेन, तो नाइट्रो आगे लगता है, पीछे नहीं। तो जो आगे लगाओगे वो प्रीफिक्स, पीछे लगाओगे वो सफिक्स। समझ गए? तो पूरी सीरीज के जितने मेंबर हैं सबके सफिक्स और प्रीफिक्स सेम होंगे। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, पूरी सीरीज को कोई भी एक जनरल फॉर्मूला से आप लिख सकते हो। जैसे अभी अल्केन था तो ए साइक्लिक अल्केन के लिए आपने जनरल फॉर्मूला लिख दिया था CnH2n+2। अगर ए साइक्लिक अल्कीन होता तो आप लिखते CnH2n। ए साइक्लिक अल्काइन होता तो CnH2n-2। अगर वो अल्कोहल होता तो CnH2n+2O, या फिर CnH2n+1 करके एक OH ऐसे पीछे लिखते हैं आप। यानी सबकी एक कॉमन जनरल फॉर्मूला होती है। तो सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सफिक्स और प्रीफिक्स सेम होगा, सबके जनरल फॉर्मूला सेम होंगे, और कुछ सेम होगा? सोचो और बताओ। फिर मैंने बोला कि सारे फॉर्मूला डिफरेंस होगा CH2 जितना, एटॉमिक मास में डिफरेंस होगा 14 जितना, और कुछ सेम होगा कि नहीं होगा? तो सबकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सबकी क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। क्या सेम होता है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, बट डिफरेंट इसमें कुछ नहीं होता। तो होगा केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों पता है? तो बिकॉज की फिजिकल प्रॉपर्टीज जनरली डिपेंड्स ऑन मास। और आपने देखा कि जैसे 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 कार्बन बढ़ता जा रहा है मास सबका चेंज हो रहा है। देखो कुछ तो चेंज हो रहा है, वो क्या? मास। तो मास चेंज हो रहा है। मेरे पास सेम सफिक्स है, मेरे पास सेम फंक्शनल ग्रुप है, मेरे पास सेम जनरल फॉर्मूला है, तो मेरे पास क्या नहीं है? तो मेरे पास मास सेम नहीं है, डिफरेंट मास। और मास बाय वॉल्यूम याद आया कुछ? डेंसिटी। तो जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होगा डेंसिटी चेंज हो जाएगा, और डेंसिटी बेस्ड सारे प्रॉपर्टी चेंज। तो अब आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? किसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं? किसी को पता है क्या? तो MP
बीपी, सॉल्युबिलिटी एंड डेंसिटी। समझ गए? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सब की डिफरेंट होती है। तो ये है होमोलॉगस सीरीज। तो आई थिंक आपको होमोलॉगस सीरीज समझ में आ गई कि होमोलॉगस सीरीज किसको बोलते हैं। क्लियर? अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर, यानी हमारी टेक्स्ट बुक का टॉपिक 12.5। क्या है टॉपिक का टाइटल? टाइटल थोड़ी 12.5 है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे टफ टास्क, लंबा टास्क, बहुत लंबे चलेंगे अब ये टॉपिक। 20 दिन हो जाएंगे नोमेनक्लेचर में, 20 डेज तो लग जाएंगे, तो 20 लेक्चर लग जाएंगे नोमेनक्लेचर में। अब ये नोमेनक्लेचर किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसने बनाया होगा? आप बोल रहे हो कि इतने दिन लग जाएंगे, हमें इतने सारे नेम्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और जब हमें बहुत सारे नेम्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे तब ऑब्वियसली हम सोचेंगे कि भाई किसने बनाया होगा, मिल जाए ना रास्ते में तो उसका तो बजा दे हम, है ना। तो ये कौन होगा जिसने नेम्स बनाए? पता है आपको कौन था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का कारोबार स्टार्ट कर दिया था? वो याद करो। चलो, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने बनाया था? स्वीडिश। बट कौन? स्वीडिश केमिस्ट तो था, बट नाम क्या था? वॉलर, फ्रीडरिच वॉलर। उन्होंने यूरिया बनाया था ना। तब सबको ये पता चला कि अरे भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम बना सकते हैं। और जैसे ही पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बना सकते हैं, फिर तो धमाधम ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन चालू हो गया। और जब प्राइमरी बेस पे छोटे छोटे कंपाउंड बनने लगे तब बहुत कम कंपाउंड थे हमारे पास। अब जब बहुत कम कंपाउंड होते हैं तो कैसे हमने नेम सिलेक्ट किए होंगे? जैसे एक कंपाउंड है HCOOH, ठीक है। अब ये कंपाउंड फॉर्माइका से मिला। फॉर्माइका, मैंने क्या बोला? फॉर्माइका। अब ये फॉर्माइका इंडियन लैंग्वेज तो है नहीं, लेटिन लैंग्वेज है। और फॉर्माइका यानी रेड एंट्स, लाल कीड़ी नहीं आती छोटी छोटी, और जो लाल कीड़ी कहीं आपको चटका मार ले तो आपको बहुत सारी जलन होती है, तो वो आपके बॉडी में एसिड छोड़ती है, ये वाला। तो लाल कीड़ी की जो बॉडी थी ना, उससे ये सब्सटेंस डिराइव किया गया था, रेड एंट। तो रेड एंट्स की बॉडी से मिला था। अब रेड एंट को ये लोग अपने लैंग्वेज में, लेटिन में क्या बोलते थे? फॉर्माइका। तो इसके नेम के हिसाब से इसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। आया समझ में? फिर कोई दूसरा एसिड निकला जो कि 2 कार्बन वाला एसिड था। अब इसका नाम क्या रखे? तो भाई इसका टेस्ट, जैसे आपने बादामी कलर ऐसा सुना होगा अपनी लैंग्वेज में, तो बादामी कलर हमने ऐसा क्यों बोल दिया कि वो कलर किसके जैसा दिखता था? बादाम जैसा। तो हमने क्या नाम दे दिया? बादामी कलर। वैसा ही काम वो लोग करते थे पहले। तो ये फॉर्मिक एसिड मिला, तो फॉर्मिक एसिड 6 कार्बन वाला एसिड था ना, CH3 CH2 CH2
CH2COOH, ये एसिड कैपर, कैपर यानी बकरी। हम कैपर किसको बोलते हैं और ये कैपर किसको बोलते हैं? तो ये बकरी की बॉडी से मिला था, है ना। तो कैप्रोइक एसिड नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? कैप्रोइक एसिड। तो जिस चीज से, जो भी सोर्स से मिलता था या उसका टेस्ट जैसा था, उसके अकॉर्डिंग ये लोग नाम बना देते थे, रैंडम कुछ भी। ये टेस्ट में ना खट्टा था, और जो खट्टा होता है सॉरिन टेस्ट, इन लोगों को ये लोग एसिडस बोलते थे, तभी इसका नाम क्या रख दिया? एसिटिक एसिड। अब बच्चों, ये लेटिन वाले रेडेंट को फॉर्मिका बोलते हैं। सारी दुनिया तो रेडेंट बोलती है ना, हम तो लाल कीड़ी बोलते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाल कीड़ी से मिला? फॉर्मिका वर्ड से तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले जब थोड़े कंपाउंड थे ना, तब तक तो ये घर के नाम चल गए, लेकिन फिर तो कंपाउंड की लाइन लग गई। और जब कंपाउंड की लाइन लग गई तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट को कैसे पता चले कि ये कौन सा कंपाउंड है? जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल, और सारे एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया तो वो ग्रुप नंबर SPDF ब्लॉक क्लासिफाई हो गया, और इसका स्टडी हमारे लिए बहुत इजी हो गया। वैसे ही ये सारे कंपाउंड का जब तक नोमेनक्लेचर नहीं होगा, तब तक वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट को नेम समझ में नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत टफ था। इसलिए फिर सोचा कि चलो पूरी दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलके कोई सिस्टम बनाए। समझ में आया क्या बोला मैंने? मेरे को बोल के दिखा मैंने क्या बोला? सारी दुनिया के थोड़े बहुत साइंटिस्ट का एक यूनियन बना, और वो यूनियन पता है क्या है? इसका नाम IUPAC, आयुपैक। ये क्या है? फुल फॉर्म का पता है आपको? इंटरनेशनल, I स्टैंड फॉर, लिखो चलो मेरे साथ सब लोग लिखो, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो फिर तो यार। I मीन्स इंटरनेशनल, मतलब पूरी दुनिया का। U मीन्स यूनियन, यूनियन मतलब क्या? संगठन, मतलब सारे कंट्री के थोड़े थोड़े साइंटिस्ट होंगे ना। हिंदुस्तान से भी बुलाया होगा, अमेरिका से बुलाया होगा, रशिया से बुलाया होगा, हर जगह के मेंबर्स इसमें होंगे ना। तो इंटरनेशनल यूनियन, U और I तो हो गए, P क्या होगा बोलो? प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड में C फॉर, और P होता तो फिजिक्स की भी IUPAP है, और केमिस्ट्री की IUPAC। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC सबके नाम कैसे लिखने हैं वो सारे रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड करती है। तो सारे रूल्स हमें किसने दिए बोलो? IUPAC ने ना। और दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1947। आपको तो याद, सारे इंडियंस को तो याद रहेगा, 1947 में कुछ हुआ था इंडिया में, क्या? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंस डे है ना, 15 अगस्त 1947 देश हमारा आजाद हुआ था, और केमिस्ट्री की भी एक ब्रांच आजाद हो गई थी। और 1947 में IUPAC ने एक इंट्रोड्यूस हुई थी और अपने नेमिंग स्टार्ट किए थे। फिर बीच बीच में इसमें अपडेट आते रहते हैं, ठीक है। IUPAC नेमिंग जब शुरू कर रहे हैं तो ये क्या है वो तो पता होना चाहिए ना।
तो IUPAC एक इंटरनेशनल यूनियन है जिसमें सारे इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं और वो सारे केमिस्ट्री के जितने भी रूल्स हैं वो डिसाइड करते हैं और वो लोग जो डिसाइड करते हैं इन्हें हमें फॉलो करना होता है। लेकिन फॉलो तो तब करेंगे जब हम सीखेंगे। तो अब IUPAC नेमिंग स्टार्ट करेंगे हम। तो इसके जनरल रूल्स कौन से हैं, वो जनरल रूल सीखने हैं हमें। तो कोई भी कंपाउंड का अगर आपको IUPAC नेम बनाना है, क्या क्या बनाना है, तो नेम के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, IUPAC नेमिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट, वो आज हम सीख लेंगे। और वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले रूट वर्ड चाहिए हमें। क्या चाहिए? रूट वर्ड। दूसरा हमें चाहिए सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स है तो सफिक्स, प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स, नाम खत्म। ये दो रिक्वायरमेंट बेसिक है, रूट वर्ड और सफिक्स और प्रीफिक्स। तो हम स्टार्ट करें आज रूट वर्ड से। वर्ड रूट भी बोल सकते हो, रूट वर्ड भी बोल सकते हो आप। तो वर्ड रूट यानी रूट वर्ड क्या है वो सीखते हैं। यस, एक कार्बन है, कितना? एक। तो इसका वर्ड रूट जो है वो है मिथ। नंबर ऑफ कार्बन 2, तो वर्ड रूट है ईथ। नंबर ऑफ कार्बन 3, तो प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन 4, तो ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन 5, पेंट। नंबर ऑफ कार्बन 6, हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन 7, हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन 8, ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन 9, नॉन। नंबर ऑफ कार्बन 10, डेक। नंबर ऑफ कार्बन 11। अब क्या? 10 प्लस 1, 11 यानी क्या? 10 प्लस 1। 1 को हम बोलते हैं अन। याद आया? चैप्टर 3 अनन, नीलियम, अनन, हेप्टियम। अन यानी 1 और 10 यानी डेक। तो C11 क्या होगा? अनडेक होगा। यस और नॉट? और C12 तो डोडेक। C12 क्या? डोडेक। C13 नहीं है, हम सिखाएंगे ट्राइडेक। तो C14 टेट्राडेक। क्लियर? तो रूट वर्ड आपको समझ में आ गए हैं बच्चों? बोलो हाँ। अब रिपीट करो। C1 मीथ, C2 C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेड, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 C11 C12 C13। तो ये पक्के से कल प्रिपेयर करियो और कल हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मॉर्निंग सेशन में कल मिलते हैं, जैसे आज मिले थे। कितने बजे? 8 बजे। बी रेडी फॉर 8 o'clock। चलो बाय बाय।